Hello and Jai Hind to all of you. Welcome back to all of you on this Political Science Net Achievers YouTube चैनल. आई होप आप सब लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं. इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट JRF एग्ज़ाम जून 2022 के लिए. तो जो भी नए लोग हैं जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. आज हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में. ठीक है, जो CB मैकफर्सन ने जो अलग अलग मॉडल्स दिए हैं डेमोक्रेसी के. ऑलरेडी हमने एलिटिस्ट थियरी की है, प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी की है. ठीक है, और डेमोक्रेसी की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है. अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए जाएंगे. आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आगे आपको अच्छे से समझ आ पाए. ठीक है, तो आज बात करेंगे CB मैकफर्सन के कॉन्टेक्स्ट में कि इन्होंने किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के मॉडल्स को जो है माना है, या किस तरह से अलग अलग थिंकर्स के जो विचार थे डेमोक्रेसी को लेके. ठीक है, उसको इन्होंने कैटेगराइज किया एक अलग मॉडल का नाम देके. ठीक है, इनकी बुक आती है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है टू लर्न करने के लिए, बहुत इजी है ये बुक. लाइफ एंड टाइम किस चीज़ का? लिबरल, आपके जो उदारवादी राजतंत्र है. ठीक है, सॉरी लोकतंत्र है. ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र का लाइफ एंड टाइम 1977 में ये बुक आई थी. ठीक है, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को जो है 4 मॉडल्स में कहीं ना कहीं अलग अलग मॉडल्स में जो कैटेगराइज करने की कोशिश की है. ठीक है, जिसमें पहले आता है संरक्षणात्मक मॉडल दिया इन्होंने. ठीक है, और इस मॉडल में उन्होंने लॉक और बेंथम का जो व्यू है डेमोक्रेसी के लोग की. ठीक है, उन्होंने इसको जो है कहीं ना कहीं संरक्षणात्मक मॉडल में रखा है. वन बाय वन हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं. ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे ही एक चार्ट में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में हमने देखा कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आया था कि CB मैकफर्सन ने, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि CB मैकफर्सन ने संरक्षणात्मक मॉडल में किसकी डेमोक्रेसी को रखा. किसकी डेमोक्रेसी इन द सेंस डेमोक्रेसी के ऊपर जो विचार दिए हैं, जैसे मान लीजिए लॉक ने विचार दिया है, बेंथम ने विचार दिया है, रूसो का अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ये आता है कि संरक्षणात्मक मॉडल में किसको रखा है, या किसके मॉडल को इन्होंने रखा है, किसके डेमोक्रेटिक मॉडल को रखा है, तो लॉक एंड बेंथम. ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. दूसरा है विकासात्मक मॉडल. ठीक है, उसमें उन्होंने जो है रूसो और मिल के जो भी विचार हैं डेमोक्रेसी को लेके, इसको जो है इन्होंने विकासात्मक मॉडल में रखा हुआ है. ठीक है, आप यूँ समझिए कि रूसो और मिल का जो डेमोक्रेसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जो कहीं ना कहीं इन्होंने विकासात्मक मॉडल का नाम दिया है. ठीक है, और तीसरा है साम्य व्यवस्थावादी मॉडल, जिसमें जो एलिटिस्ट थ्योरी आपकी डेमोक्रेसी की. ठीक है, और एक प्लूरलिस्टिक थ्योरी जो है. ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है. एक बहुत ही अलग अलग हमने इस पे जो लेक्चर दिया हुआ है, बहुत बड़ा लेक्चर बना हुआ है. ठीक है, एलिटिस्ट थियरी के ऊपर हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है, प्लूरलिस्टिक थियरी पे अलग से वीडियो डाला हुआ है. ठीक है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप उनको भी अच्छे से देख सकते हो. ठीक है, और आपका जो सहभागी मॉडल, ठीक है, पार्टिसिपेटरी मॉडल मीन्स. ठीक है, तो ये 4 उन्होंने मॉडल बताए हैं. ठीक है, संरक्षणात्मक मॉडल हो गया, विकासात्मक मॉडल हो गया, साम्य व्यवस्थावादी मॉडल हो गया और सहभागी मॉडल. और मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसमें किन किन के मॉडल्स को इन्होंने रखा. ठीक है, या किन किन के लोकतांत्रिक विचारों को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और ऐसे ही नोट कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको ऐसे ही आप मैच भी कर सकते हो और नोट भी कर सकते हो इस तरह से. कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं CB मैकफर्सन की. ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछी गई है प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में. मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ ये बुक्स. ठीक है, पहली तो हो गई द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है, दूसरी कौन सी बुक है इनकी? द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 में इनकी ये बुक आई है. ठीक है, आप यूँ याद रखिए कि 1962 में जैसे हमारा भारत और चाइना का युद्ध भी हुआ था. ठीक है, और पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म मीन्स स्वतः मूलक आपका व्यक्तिवाद. CB मैकफर्सन, थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है. ठीक है, देखिए इनका ये मानना था, इन्होंने इसमें किसको, जैसे मान लीजिए लॉक को भी इन्होंने पॉजेसिव कहा है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का समर्थक कहा है. क्यों? इनका मतलब क्या है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म
से उनका मतलब है कि जो आपका जो जो आपके जो लिबरलिज्म है ना, ठीक है, लिबरलिज्म में क्या क्या बात की जाती है कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ठीक है, विवेकशील प्राणी है, वो अपने लिए खुद डिसीजन लेगा, अपने निर्णय खुद ले सकता है, ठीक है। या आप यूँ कहिए कि आपके उदारवाद में जिस तरह से एक व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को लेकर बात की गई, ठीक है, और एक कॉमन गुड का जो मेन है वो था सामान्य जो आपकी एक भलाई थी, ठीक है, कॉमन गुड को लेकर आपके लिबरल्स ये मानते हैं, जो लिबरलिज्म के जो थिंकर थे वो ये मानते थे कि व्यक्ति का अपना भला हो जाए ना तो अपने आप सबका भला हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये माना जा रहा था कि आप जो सोसाइटी को छोड़िए या ग्रुप को छोड़िए या आप कम्युनिटी को छोड़िए, कम्युनिटी के लिए जो अगर आप बोलते हो कि हमने कोई पर्टिकुलर फैसला लिया है कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, तो लिबरल्स जो उसका विरोध करते थे कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के वेलफेयर के पीछे आप जो इंडिविजुअल वेलफेयर को जो है आप कहीं ना कहीं दबा देते हो, या एक इंडिविजुअल का जो कॉमन गुड होता है, ठीक है, उसको जो है दबा देते हो उसके नीचे, ठीक है। तो लिबरल्स जो है वो ये मानते थे कि आप कम्युनिटी को छोड़िए, इंडिविजुअल पे आइए, और इंडिविजुअल का अपना वेलफेयर होगा, अपना भला होगा, सभी इंडिविजुअल का अपना अपना भला होता रहेगा, तो सबका अपना अपने आप ही पूरी कम्युनिटी का भला हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लोग जो है इंडिविजुअल को कम्युनिटी से अलग मानते थे, लिबरल्स, ठीक है। जबकि इसके विपरीत भी हमने देखा, जब बाद में आपके जो कम्युनिटेरियन आए, ठीक है, समुदायवादी जो आपके थिंकर्स आए, उन्होंने वो इसके ऑपोजिट थे बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है व्यक्ति तभी अपनी ग्रोथ कर सकता है, अपना विकास तभी कर सकता है जब वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये था कि इसने ये कहा, सीबी मैकफर्सन का यहाँ पे ये कहना था कि लॉक इस तरह के इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है, अपनी एक इच्छा भी है और मेरे पास क्षमता भी है कुछ काम करने की, ठीक है, जिससे मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि वो जो है सोसाइटी के प्रति ज़रा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, या एक समाज के प्रति ज़रा भी वो ऋणी नहीं है कि एक समाज ने उसको अलग से पहचान दी है, ठीक है, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे पास अपनी एक क्षमता है, ठीक है, अपना एक तजुर्बा है, अपना एक हुनर है, ठीक है, तो उस हुनर के बेस पे, उस क्षमता के बेस पे वो अपने लिए काम करना चाहता है, सिर्फ अपने लिए। तो जब व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है इन्होंने एक स्वतः मूलक मीन्स जो अपने बारे में ही सोचता हो, ठीक है, इसी को उन्होंने एक पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का नाम भी दिया है, जो 1962 में इनकी बुक भी आई थी, थियरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत दफ़ा पूछा गया है कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड थिंकर कौन है, या किस थिंकर ने जो है स्वतः मूलक व्यक्तिवाद की बात की है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात की है, ठीक है। तो वो है आपके सीबी मैकफर्सन, ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट जिनकी बुक है वो है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, 1992 में ये बुक आई है, ठीक है, 1992 में बुक आई है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक थियरी, एंड लास्ट वन द राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपने सीबी मैकफर्सन की ऐसे ही नोट कर लेनी, और उनके बारे में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, वो है इनका पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये एक बात, और दूसरा इनके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, कि किस मॉडल में इन्होंने जो है किस किस के विचारों को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम वन बाय वन इनको देखने की कोशिश करते हैं कि संरचनात्मक मॉडल क्या है उनके अनुसार, विकासात्मक मॉडल क्या है, और समय व्यवस्थावादी मॉडल एंड सहभागी मॉडल, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट मॉडल है संरचनात्मक मॉडल, ठीक है। सीबी मैकफर्सन का जो फर्स्ट मॉडल है डेमोक्रेसी का वो है संरचनात्मक मॉडल, जिसमें उन्होंने जॉन लॉक और बेंथम के डेमोक्रेसी को रखा है, ठीक है। जॉन लॉक और बेंथम के लोकतंत्र को इन्होंने संरचनात्मक मॉडल में रखा है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए जॉन लॉक कौन है, ठीक है। जॉन लॉक को जो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का फादर भी माना जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नेचुरल राइट्स की बात की है, ठीक है। नेचुरल राइट्स जो हमारे प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें वो बात करते हैं कि हम जो है ना, ठीक है, हम इंडिविजुअल हैं, ठीक है, बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, ठीक है, जब स्टेट नाम की कोई संस्था नहीं थी ना, तब हमारे पास कुछ प्राकृतिक अधिकार थे, और वो आज भी हैं। वो प्राकृतिक अधिकार कौन से थे? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीन तरह के हमारे प्राकृतिक अधिकार तब से हैं जब राज्य बना भी नहीं था, ठीक है। तो लॉक ने सबसे पहले आपके नेचुरल राइट्स की बात की थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहीं से उनको जो है कहीं ना कहीं उदारवाद का पिता माना जाता था, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति की लिबर्टी की बात की है, ठीक है।
उदारवाद का बेसिक टीनेट क्या है? इंडिविजुअल की लिबर्टी, ठीक है, लिबरलिज्म का, ठीक है। तो लॉक ने जो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो इंडिविजुअल को जो है एक आर्बिट्रेरी, या आप यूँ समझिए कि एक निरंकुश शासन से, ठीक है, मुक्त करवाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि शासन या सरकार या राज्य जो कुछ भी है वो किसने बनाया? वो व्यक्ति ने बनाया, ठीक है। क्यों? अपने इन नेचुरल राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब शासन आपके ऊपर कौन करेगा? जो आप सरकार बनाएंगे, और सरकार आप ही बनाएंगे, ये कौन कहता है? लॉक कहता है, क्योंकि आपने जो है सरकार बनाई है, आपने राज्य बनाया है इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कि पहले से मौजूद थे, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर। तो ऐसे में आप खुद ही समझिए कि जब लॉक कहते हैं कि जब राज्य आपने बनाया, सरकार आपने बनाई, ठीक है, तो वो सरकार आप पे डोमिनेंस कैसे कर सकती है? जाहिर सी बात है कि सरकार आप पे रूल करेगी, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर निरंकुश शासन नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि सरकार का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है आपके राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और जो सरकार इस काम में असफल रहेगी, ठीक है, या कहीं भी आपके अधिकारों का हनन करेगी, तो उस सरकार को जो है हटाया जा सकता है, ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जॉन लॉक ने कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को एक आर्बिट्रेरी या निरंकुश शासन से बचाने की कोशिश की है। बेंथम की बात करें तो देखिए, बेंथम एक यूटिलिटेरियन थिंकर है, ठीक है, उपयोगितावादी थिंकर। उपयोगितावाद का जो मेन बेसिक टीनेट है वो यही है कि कोई संस्था, ठीक है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो कानून है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो तभी उपयोगी हो सकता है जब वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की हैप्पीनेस को बढ़ाए, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रेट कोटेशन भी दी है, ठीक है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है, ठीक है। नेचुरल राइट्स के बारे में भी पूछा जाता है कि नेचुरल राइट्स के बारे में पहली बात किसने की? तो जॉन लॉक ने की है। और बेंथम की इस कोटेशन के बारे में कई बार सवाल आता है, कई बार प्रश्न आता है आपके नेट के एग्जाम में कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ठीक है, ये बात किसने की है? बेंथम ने ये बात की है। और यहाँ पे देखिए बेंथम क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी लॉ बनाइए, ठीक है, आप किसी भी संस्था का निर्माण कीजिए, लेकिन वो संस्था जो है उपयोगी होनी चाहिए, और वो उपयोगी तभी हो सकती है जब वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को बढ़ा रही है। तो यहाँ भी क्या क्या कोशिश की जा रही है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की हैप्पीनेस कम होती हो, ठीक है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दोनों का जो विचार है, जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो जनता को निरंकुश शासन से बचाने का एक माध्यम है, ऐसा सीबी मैकफरसन मानते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं शास्त्रीय उदारवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए शास्त्रीय उदारवाद में क्या चीज़ें मानी जाती है कि एक तो लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द आपका जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है, ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद है, ठीक है, उसके अनुसार जो है आपकी जो लोकतंत्र को जो एक जीवन शैली, एक वे ऑफ लाइफ माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि बहुमत का शासन, ठीक है, सरकार वही बनेगी जिसको बहुत मात्रा में जो वोट मिले या जिसको एक बहुमत मिले, ठीक है, वही पार्टी जो सरकार बनाएगी जिसको बहुमत मिलता है, ठीक है, इलेक्शन में, ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, वो उत्तरदायी होंगे किसके प्रति? आपके प्रति, ठीक है, आम जनता के प्रति, ठीक है। ये बेसिक डेमोक्रेसी की मैं आपको फीचर बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी इसमें सहमति का शासन बताया जाता है, क्योंकि लोग सहमत है, ठीक है। अगर लोगों ने आपको चुना है तो दैट मीन्स लोग जो है आपसे सहमत है, आपकी पॉलिसीज़ या देखिए आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे जहाँ पे लोगों की सहमति हो, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है? शास्त्रीय उदारवाद में। लेकिन देखिए एक चीज़ है, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे थिंकर्स हैं। सारतोरी हो गए, ठीक है, कार्ल मैनम हो गए, और आपके रेमंड एरोन हो गए, ठीक है। सारतोरी जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय उदारवाद में ये माना जाता है कि एक जो बहुमत का शासन रहता है या लोगों का शासन रहता है, या जो पावर है वो लोगों के हाथ में रहती है, ठीक है। लेकिन सारतोरी कहते हैं कि ये जस्ट एक भ्रम है। जो पावर है वो लोगों के हाथ में नहीं रहती, बल्कि कुछ एलिट्स होते हैं, ठीक है, कोई विशिष्ट वर्गीय लोग होते हैं, कोई आपकी कोई स्पेशल जिनके पास एक स्टेटस होता है ना, जैसे, ठीक है, हायर स्टेटस वाले लोग, ये पावर जो है उन्हीं के पास रहती है। उनकी बुक भी है डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो 1973 में सारतोरी ने बुक लिखी हुई है। इसीलिए वो कहते हैं कि जनता ये भूल जाए कि उनका शासन है, क्योंकि वो एक भ्रम बताया उन्होंने, ठीक है, भ्रम बताया, और लोकतंत्र को एक ऐसी प्रक्रिया बताया जिसमें शासन सत्ता के लिए जो परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रहती है, किसमें? एलिट्स ग्रुप्स में, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली। और एक बात और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि लोकतंत्र, जो आपका लोकतंत्र है, उसको खतरा नेताओं से नहीं है बल्कि अच्छे नेताओं के अभाव से है, ठीक है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सारतोरी ने ये कोटेशन दी है। कई बार आता है कि किसने ये कहा है कि लोकतंत्र को वास्तविक खतरा जो है नेतृत्व से नहीं बल्कि एक अच्छे नेतृत्व के अभाव से है, ठीक है। तो वो सारतोरी ने ये बात कही है डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973 में। कार्ल मैनहम की बात करते तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, इसमें कार्ल मैनहम ने 1936 में
ये बुक लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि लोग, देखिए डेमोक्रेसी में ना लोग जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि एक फिक्स्ड टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम के बाद जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मत के द्वारा या अपने वोटिंग बिहेवियर के द्वारा लोग जो है अपनी इच्छा बताते हैं, ठीक है। इस तरह से कार्ल मैनहम बात करते हैं। और रहे आपके रेमंड एरोन, ठीक है। रेमंड एरोन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक प्लूरैलिटी की बात की है। जो आपके एलिट्स हैं ना, उनकी एक बहुसंख्या है, ठीक है। प्लूरैलिटी की बात की है कि जैसे अगर सोवियत समाजों की बात की उन्होंने, तो बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिट ग्रुप हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो है बहुत सारे एलिट ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उन एलिट ग्रुप्स के बीच में कहीं ना कहीं एक शक्ति को हासिल करने के लिए, ठीक है, पावर गेन के लिए एक प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। और ऐसे में जो एलिट्स ग्रुप्स होते हैं वो क्या ख्याल रखते हैं, जनता की कहीं ना कहीं मांगों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त है तब तक उनके पास यूँ सोचिए कि पावर उनके हाथ में है। लेकिन अगर एक बार जनता उनसे डिसएग्री हो गई, ठीक है, तो ऑप्शन बहुत है जनता के पास। जो दूसरे आप यूँ कहें कि यहाँ पे ऑपोजिशन है, ठीक है, तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जो भी उनके लिए अच्छी बातें करेगा, अच्छे काम करेगा, जनता जो है पावर उनको दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्लूरैलिटी की बात की कि यहाँ पे बहुत सारे एलिट्स ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो रेमंड एरोन ने ये सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास 1950 में ये बुक लिखी है, उसमें उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो ये बुक भी आप नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं। दूसरा मॉडल दिया सीवी मैकफर्सन ने, विकासवादी मॉडल, जिसमें उन्होंने रूसो और जेएस मिल के लोकतंत्र को जो है शामिल किया, ठीक है। देखिए रूसो और जेएस मिल के लोकतंत्र को शामिल करने का मुख्य कारण सीवी मैकफर्सन का यही है। उनका मानना है कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं व्यक्ति के नैतिक जीवन पर ज़्यादा बल दिया, ठीक है। या आप यूँ कहिए कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी माना है। जिस हिसाब से जेएस मिल बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आप मान लीजिए स्वतंत्रता की उन्होंने बात की कि स्वतंत्रता जो है सभ्यता और व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जेएस मिल के बारे में, जो उन्होंने एसे ऑन लिबर्टी 1859 जो उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। कई बार ये बुक भी पूछी गई कि एसे ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, ठीक है। तो जेएस मिल की ये बुक है जो 1859 में इन्होंने लिखी है। तो इसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता जो है सभ्यता व व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उन्होंने साथ ही बात की कि व्यक्ति जो है स्वयं अपने शरीर का स्वामी है, व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। या दूसरे के विचारों का सम्मान करना, ये एक वे ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ है, ठीक है। आप यूँ समझिए कि उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है एक जीवन शैली के रूप में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया इन दोनों ने, ठीक है। रूसो देखिए पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते, आप यूँ सोचिए कि जो आज के टाइम में अगर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कभी एथेंस में हुआ करती थी, ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रूसो के विचारों में देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी की भी बात की और एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन रूसो के बारे में, ठीक है, जो कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, कि उन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, ठीक है, इंग्लैंड के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं। अब आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। 5 वर्ष में एक बार क्यों होते और किस दिन होते हैं? जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन वो स्वतंत्र होते हैं कि वो किसी भी तरह की सरकार चुन सकते हैं या किसी को भी वो वोट दे सकते हैं। उसके बाद उनका कहने का मतलब यही था कि रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए जो है लोग जो है क्या किस तरह की ज़िंदगी जीते, जैसे कि उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है कि हम स्वतंत्र पैदा होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही वो जंजीरों में जकड़ जाता है, ठीक है, बंधनों में बंध जाता है वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई दफ़ा ये भी एग्जाम में पूछी गई, जो कि जीन जैकस रूसो की दी हुई है, ठीक है। और इन्होंने इंग्लैंड के लोगों के संदर्भ में भी ये बात कही है कि इंग्लैंड के लोग जो है 5 वर्ष में सिर्फ एक बार स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जब वो अपना मतदान करते हैं या अपने लिए एक सरकार चुनते हैं, ठीक है। तो रूसो के जो भी डेमोक्रेसी को लेकर जो एक आप यूँ सही सोचिए कि जो भी एक वे ऑफ लाइफ इन्होंने डेमोक्रेसी को किस तरीके से माना है, ठीक है, उन विचारों को देखते हुए सीवी मैकफर्सन ने रूसो और जेएस मिल इन दोनों को जो कहीं ना कहीं एक विकासवादी मॉडल में रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों की जो डेमोक्रेसी के ऊपर विचार है उन विचारों को विकासवादी मॉडल में रखा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट साम्य व्यवस्थावादी मॉडल, ठीक है। ये इनका तीसरा मॉडल है सीवी मैकफर्सन का, जिसमें इन्होंने एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी एक और दूसरा प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों को जो है इन्होंने साम्य व्यवस्थावादी मॉडल में रखा है, ठीक है। साम्य व्यवस्था माने तो एक यथास्थिति, ठीक है, या एक स्टेटस को बनाए रखना, ठीक है। तो जो
थियरीज, आप यूँ सोचिए कि जो डेमोक्रेसी जो है यथास्थिति बनाए रखना चाहती हैं, ठीक है, कि जैसा है वैसा ही रहने दो, बस थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट करो, बाकी चेंज कुछ नहीं करना है, ठीक है, यथास्थिति बनाए रखना। तो वैसी बात कौन करते हैं? आप यूँ सोचिए कि कहीं ना कहीं प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी और एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं उस तरह के लक्षण मिलते हैं। इसीलिए सीबी मैकफर्सन ने क्या किया, इन दोनों विचारों को इस साम्य व्यवस्थावादी मॉडल के अंतर्गत रखा है। देखिए, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी और प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, ठीक है, इन दोनों पे बहुत डिटेल में हमने बात की है, डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक दे दिए जाएंगे, आप एक बार उनको भी देख लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से ही समझ आ पाए, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, ठीक है, ये मानते हैं, सीबी मैकफर्सन मानते हैं कि जो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी और प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इन दोनों रूपों को जो यथास्थिति समय व्यवस्थावादी बनाए रखने की बात की जाती है इन दोनों में, ठीक है। इसीलिए सीबी मैकफर्सन ने इन दोनों मॉडल्स को जो है इसमें रखा, ठीक है। अब देखिए, एलिटिस्ट थ्योरी क्या है, जैसे इसमें इससे जुड़े इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं, ठीक है, विल्फ्रेड पैरेटो, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे कि एलिटिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए कौन कौन है, ठीक है। तो ये नाम है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसमें विल्फ्रेड पैरेटो है, मोस्का है, सी राइट मिल्स हैं, ठीक है, आपका माइकल रॉबर्ट मिशेल है, ठीक है, और कार्ल मैनहम है, शुम्पीटर है, सारतोरी और रेमंड एरोन है, ठीक है। तो ये सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं? एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, विल्फ्रेड पैरेटो हो गए, मोस्का हो गए, मिशेल, ये तो हो गए सिर्फ ये डिफाइन करने वाले कि आपकी जो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी क्या होती है या एलिट्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें परेटो और मोस्का की, ठीक है, तो ये मानते हैं कि एक जो समाज है, ठीक है, समाज के अंदर का अगर जो भी एक संगठन होता है, ठीक है, उस संगठन के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उस संगठन में जो है डिसीजन लेने वाले सिर्फ कुछ एक गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है, और उन्हीं गिने चुने लोगों को उन्होंने एलीट कहा है, ठीक है। एलीट कौन होता है? सोसाइटी की वो सेक्शन, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि समाज के या आपके समाज के वो लोग, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक हायर स्टेटस के कारण जो है अपना एक उच्च स्थान बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर जब आती है तो वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर को मेंटेन कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं पब्लिक के लिए ये वही लोग लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके एलीट है वो किस उसमें, वो माइनॉरिटी में है, वो अल्पसंख्या में है, ठीक है, जो रूल करते हैं किस पे, बहुसंख्या पे, मीन्स बहुत सारे लोगों पे, ठीक है, ऐसी संख्या जो बहुत सारे लोगों की है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो बहुत सारी संख्या में है, ठीक है, उन पे रूल कौन करते हैं जी? आपके जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, और वो अल्पसंख्यक कौन है? वो एलीट है, ठीक है। इसलिए वो जिस संगठन में रहते हैं वो संगठन बाहरी तौर पर चाहे कैसा भी हो, किसी भी तरह का नेचर रखता हो, लेकिन उसके अंदर जो डिसीजन लेने वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल की बात करें तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, वो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इनकी जो बुक है 1911 में आई थी कि, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, मैक्सिमम टाइम वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें वो भी यही कह रहे हैं कि आपके जो समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं ना, या आप ये मान लीजिए कि जो अधिकांश लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हैं? आलसी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इग्नोरेंट है, दब्बू किस्म के लोग हैं, ठीक है, जो नहीं जानते कि डिसीजंस कैसे लेने हैं, खुद को रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है। इसीलिए उन लोगों पे जो है ऐसे लोग जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो काफ़ी चालाक हैं, उनके जो नेता लोग काफ़ी चालाक हैं और ये कला भी जानते हैं कि वो उनको जो है इन आलसी लोगों को किस तरह से मना के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जो एलिटिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है, और फिर अपने हिसाब से अपने बेनिफिट के लिए उन पावर्स का यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है आम लोगों को जो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल, ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं। उसके बाद जब हम बात मैनहम और शुम्पीटर और सारतोरी और रेमंड एरोन की बात करते हैं, ठीक है, तो अब उनका क्या कहना था? देखिए, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में जैसे मैनहम की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्ल मैनहम भी ये मानते हैं, कार्ल मैनहम कहते हैं कि लोग जो है डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। माना कि आपके जो डिसीजन है वो कौन ले रहे हैं? एलीट्स ले रहे हैं, ठीक है। अब एलीट्स नहीं लेंगे तो और कौन लेंगे? क्योंकि उनको शायद एक्सपीरियंस है उन चीज़ों का, ठीक है। लोग इग्नोरेंट है। हाँ, अगर आपको लगता है, लोगों को लगता है कि जो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो आपके पास जो है एक पावर है, वो है आपके मत देने की पावर, आपकी डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। जब भी इलेक्शन होंगे तो आप जो योग्य लोगों को सामने लाइए, ठीक है, आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये उस स्थिति को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सीधे पता चल रहा है कि वो स्टेटस को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप जो योग्य लोगों को आगे भेजो, बाकी लेने दो डिसीजन, आपके लिए माइनॉरिटी को ही लेने दो, और वही तो लेंगे, और कौन लेगा? जिनको आप चुन करके आगे भेजेंगे वो तो माइनॉरिटी में ही होंगे, ऑब्वियसली मेजोरिटी में थोड़ी तो होंगे वो लोग।
और अगर आप योग्य लोगों को भेजेंगे जो काबिलियत रखते हो तो वही लोग आपके लिए काम करेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे ही मतलब बिना योग्यताएं देखे ही अगर आप लोगों को पावर दे दोगे तो वो तो आपका एक्सप्लॉयटेशन ही करेंगे ना। तो कार्ल मेहनम इस तरह की बात कहते हैं। शुम्पीटर की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम है ना, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ का लीगल प्रोसेस कैसा है, मीन्स वहाँ पे लोगों को किस तरह से चुना जाता है और किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी लोगों के पास एक पावर है। ठीक है, कि जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, जो भी ग्रुप्स प्रतिस्पर्धा करते हैं आपस में इलेक्शन के लिए, ठीक है, तो लोगों के पास पावर है कि वो अच्छे लोगों को आगे आगे अवसर दें। ठीक है, और पावर को खोने के डर से कहीं ना कहीं जो आपका जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, जो भी आपके ऊपर रूल कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक असीम सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते आपके ऊपर। ठीक है, निरंकुश शासन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वोटिंग पावर किसके हाथ में है, या आप यूँ कहिए कि सुप्रीम पावर जो है आपके हाथ में। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे आप जो उनकी जगह दूसरों को जो है इलेक्शन में चूज़ कर सकते हो। ठीक है, चुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके शुम्पीटर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि आप जो है योग्य लोगों को सामने लाएं। सारतोरी की बात करते हैं। देखिए, सारतोरी ने एक बात कही कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, उसको जो है डर किससे है या उसको खतरा किससे है? उनको जो खतरा है वो है नेताओं के अभाव से। ठीक है, अच्छे नेताओं के अभाव से, बल्कि नेताओं के अभाव से खतरा नहीं, बल्कि अच्छे नेताओं के अभाव से खतरा है। ठीक है, नेताओं से खतरा नहीं आपकी लोकतंत्र को, बल्कि अच्छे नेताओं के अभाव से, उनकी कमी से है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारतोरी भी यही बात कर रहे हैं कि आप जो अच्छे लोगों को सामने लाओ। ठीक है, और हम रेमंड एरोन की बात करें तो इन्होंने एक प्लूरलिस्टिक वे दिया है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि इसमें भाई इतने सारे जब आपके पास एलिट्स ग्रुप्स हैं, अब डेमोक्रेसी में तो सबको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इतने सारे लोग जो है संगठन बनाते हैं। ठीक है, इतनी सारे पार्टीज़ हैं आपके पास, अगर एक पार्टी आपके डिमांड्स पूरी नहीं करी तो आप दूसरी को वोट कर दीजिए। ठीक है, अब ये कोई सोवियत सोसाइटीज़ तो है नहीं कि जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिट ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे तो भरमार पड़ी हुई है। ठीक है, ग्रुप्स की इतनी सारी बहुलता यहाँ पे देखने को मिलती, तो आप किसी भी ग्रुप को वोट करें। ठीक है, और उनको अपनी पावर में लाएं जो आपके लिए काम करें। तो रेमंड एरोन भी कहीं ना कहीं स्टेटस को की ही बात कर रहे हैं। दूसरा, हम प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें भी देखिए, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है जिस तरह से स्वतंत्रता दी जाती है डेमोक्रेसी में कि भाई आप जो है संगठन बना सकते हो। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने अपने संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और डिमांड्स करते हैं। ठीक है, मांगे रखते हैं सरकार के सामने या प्रशासन के सामने मांगे रखते हैं, और फिर गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ कैसे बनानी पड़ती है ताकि उनकी उन मांगों को पूरा किया जा सके या उनको सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, तो इसमें प्लूरलिस्टिक थ्योरी में तो यही माना जाता है कि आपकी जो डेमोक्रेसी है ये जस्ट एक प्लूरलिस्टिक फॉर्म है। ठीक है, इसमें बहुलता है, जो आपके संगठन हैं। ठीक है, बहुत सारे संगठन होते हैं, उन संगठनों के बीच कुछ हित होते हैं, उनके हितों में विरोध पैदा हो जाता है, और उन्हीं विरोधों को दूर करने के लिए जो सरकार है वो बस उन्हीं को सेटिस्फाई करने में लगी होती है, उन्हीं को सहमत करने में लगी होती है। ठीक है, तो जैसे आर्थर बेंटले की बुक है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 में ये बुक आई थी। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें ये प्लूरलिस्टिक वे ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। ट्रूमैन की बुक आई गवर्नमेंटल प्रोसेस, ठीक है, इसमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और जब रॉबर्ट डाहल, इन्होंने पोलियार्की वर्ड भी यूज़ किया, और इन्होंने जो सिस्टम था, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो प्लूरलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी के अंदर बना हुआ, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है कहीं ना कहीं पावर का यूज़ करवाते हैं अपनी पॉलिसीज़ बनवाने के लिए। ठीक है, तो उस शब्द को इन्होंने जो है पोलैरिटी का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो लोग एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को जो है सीबी मैकफर्सन ने जो है साम्य व्यवस्थावादी मॉडल के अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप्स या दोनों विचारधाराएं जो कहीं ना कहीं एक स्टेटस को या एक यथास्थिति या साम्य व्यवस्था बनाए रखने की बात करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। ठीक है, पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि इनका जो चौथा मॉडल है सीबी मैकफर्सन का, और इसके जो लक्षण हैं रूसो के विचारों में कहीं ना कहीं शुरू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपका जो सहभागी मॉडल है डेमोक्रेसी का, वो ये कहता है कि नागरिकों की जो एक सक्रिय सहभागिता का समर्थन इसमें किया जाता है। ठीक है, देखिए, नागरिकों की एक एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होती है वो डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें वो किस तरह की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि आपको सिर्फ वोट देना ही आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट के द्वारा भी एक एक्टिव तौर पर देखी जानी चाहिए।
ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में इस तरह की बात की जाती है। दूसरा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के जो भी थियरिस्ट हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक जो आदर्शीय मूल्य हैं डेमोक्रेसी के, उनको जीवित करने की बात की करते हैं, ठीक है। अब आदर्शीय मूल्य हमने क्या देखे थे, जैसे हमने देखा कि रूसो और J.S. मिल का जो एक मॉडल था डेमोक्रेसी का, कहीं ना कहीं वो एक आदर्शीय मूल्य को जीवित करते हैं, ठीक है, या एक जो जीवन का जो एक आदर्श है, या डेमोक्रेसी को वो जो एक जीवन का आदर्श मानते हैं, ठीक है, एक वे ऑफ लाइफ मानते हैं, एक जीवन शैली के तौर पर डेमोक्रेसी को मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ये मानते हैं ये लोग कि डेमोक्रेसी जो है ना वो इंडिविजुअल के विकास के लिए, ठीक है, जैसे कि हमने J.S. मिल के संदर्भ में देखा कि उन्होंने भी कहा है कि आपकी जो लिबर्टी है वो आपकी एक व्यक्तिगत और आपकी एक सभ्यता के विकास के लिए लिबर्टी आपके लिए ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी को भी उसी फॉर्म में मान रहे कि लोकतंत्र भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें देखिए इन्होंने बात की है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इन्होंने आदर्श माना है। देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी वास्ट पॉपुलेशन है। कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्वात्मक या जो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको जो अपनाना पड़ता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो ये आदर्श मानते हैं, अब इसको कैसे अप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है अप्लाई या लागू करने के लिए जो ये सुझाव देते हैं कि जनमत संग्रह होना चाहिए, आरंभक, प्लेबिसाइट और रिकॉल, ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं इनको लागू किया जाना चाहिए ताकि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी हमें उदाहरण देखने को मिले, ठीक है। और दूसरी बात कि लोकल स्तर पर, ठीक है, आपका जो लोकल लेवल है, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल स्तर पर जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाने की ही बात की जाती है, क्योंकि लोग वहाँ पे एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है, शक्तियों को जो अलग अलग उसमें बांट देना चाहिए, विकेंद्रित कर देना चाहिए। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ये लोकल लेवल पर, ताकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहाँ पे स्थापित किया जा सके, ठीक है। अब लोकतांत्रिक प्रणाली में दल भी लोकतंत्रित होने चाहिए। देखिए ये भी बात की जाती है कि बेशक आपका जो सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक हो, लेकिन इसमें जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ठीक है। पार्टी की भी एक डेमोक्रेटिक विचारधारा होनी चाहिए कि जी हाँ, हम डेमोक्रेसी, जो हमारा जो सिस्टम है वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। हम व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए हम लोकतंत्र को एक आदर्श मानकर हम स्वीकार करते हैं। ये लोकतांत्रिक जो आपके दल होते हैं, ठीक है, उनको भी ये चीज़ माननी चाहिए। एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक वे ऑफ लाइफ जो है डेमोक्रेसी सिस्टम में पार्टीज़ को भी मानना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का जो सहभागी मॉडल है, ठीक है, इसमें लोगों की एक सक्रिय भागीदारिता का या सक्रिय सहभागिता का समर्थन किया जाता है, ठीक है। तो ये चार थे बेसिक जो आपके जो C.B. मैकफर्सन के जो मॉडल थे, ठीक है। अब आपने इनको अच्छे से याद करना है, और मेन जो मैंने आपको बताया कि इस मॉडल से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो C.B. मैकफर्सन का जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसीज़ है, ठीक है, किस मॉडल में उन्होंने किस डेमोक्रेसी को रखा है या किसकी डेमोक्रेसी को रखा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, C.B. मैकफर्सन का जो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको ज़रूर याद रखना, और वो क्या था ये आप याद रखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही था। आज हमने C.B. मैकफर्सन के मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में हमने बात करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं जितनी भी वीडियोज़ आगे अपलोड करता रहूँगा उस सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है, और अच्छे से चले, अच्छे से। मैं समझता हूँ कि जोरों शोरों से आपकी स्टडी चलनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। दिन ब दिन आपके पास टाइम कम होता जा रहा है, तो अपनी स्टडी भी रेगुलर रखिए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि 2 दिन का जुनून जगा लिया पढ़ाई में, उसके बाद फिर तीसरे दिन आप बैठ गए, ठीक है। बीज को पौधा बनने में टाइम लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ लगातार बरसते रहिए, पानी की उस एक बूंद की तरह बरसते रहिए जो पत्थर में भी छेद कर देती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।